अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसे शेयर भी ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, फैलोज़ के साथ, ग्रुप में, ताकि आपके साथ साथ उनकी भी हेल्प हो सके और उनके भी कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। स्टूडेंट्स, आज हम जो है वो इको 402 के लेसन नंबर 29 को देखेंगे, जो कि हमारे पास टॉपिक है द एनालिसिस ऑफ कॉम्पिटिटिव मार्केट्स, जो कि हमारे पास कंटिन्यूड चैप्टर है। आज हमने जो इसमें पढ़ना है वो है हमारे पास शुगर कोटा। अब शुगर कोटा क्या चीज़ होती है, सबसे पहले हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। देखिए, जो शुगर कोटा होता है इसमें गवर्नमेंट की तरफ से शुगर के इंपोर्ट पर एक लिमिट लगाई जाती है। अब शुगर क्या होता है, व्हाट इज़ शुगर? शुगर मीन चीनी, ठीक है, शुगर मीन चीनी। तो इस पर वो कहते हैं कि इसमें गवर्नमेंट की तरफ से शुगर के इंपोर्ट पर एक लिमिट लगाई जाती है और शुगर के इंपोर्टर्स को एक लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर ही शुगर इंपोर्ट करनी होती है, ठीक है। और अगर कोई इंपोर्टर कोटा से ज़्यादा शुगर इंपोर्ट करता है तो उस पर पेनल्टी या फिर फ़ाइन लगाया जा सकता है। पेनल्टी मीन सज़ा होती है उसकी, या फिर उस पर कोई फ़ाइन लगाया जाता है। और कोटा के अंदर की गई शुगर को इंपोर्ट की गई शुगर क्वांटिटी को कंट्रोल किया जा सकता है। कैसे? मसलन मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि एक जो है वो कंपनी है वो जैसे हमारे पास पाकिस्तान में कंपनी नहीं, सॉरी, जैसे हमारे पास पाकिस्तान में 10 मिलियन टन्स जो है वो शुगर जो है वो प्रोड्यूस की जाती है। अब देखिए, हमारे पास जो लोकल इंडस्ट्रीज़ हैं वो 8 मिलियन तक जो है वो प्रोड्यूस करती हैं। बाकी जब देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे हमारे पास पाकिस्तान में 10 मिलियन शुगर्स जो है वो शुगर की जो है वो 10 मिलियन टन्स शुगर की जो है वो ज़रूरत होती है कि हमारे पाकिस्तान में अगर हमारे पास लोकल इंडस्ट्री 8 मिलियन टन्स जो है वो प्रोड्यूस करती है, तो बाकी 2 मिलियंस जो है गवर्नमेंट क्या करेगी, उनको इंपोर्ट करेगी, ठीक है। इंपोर्ट करेगी और उन दो में से भी 1.5 मिलियन डॉलर्स जो है वो गवर्नमेंट उस पर जो है वो इंपोर्ट नहीं लगाती। अगर जो है वो उससे ज़्यादा कोई इंपोर्टर उसको लेगा, परचेज़ करेगा, तो उस पर जो है फ़ाइन या पेनल्टी लगाया जाएगा। वो फ़ाइन या पेनल्टी होगी उसको, ठीक है, सज़ा दी जाएगी या फिर उस पर फ़ाइन लगाया जाएगा अगर कोई इंपोर्टर 1.5 से ज़्यादा इसको ख़रीदेगा। जितनी गवर्नमेंट कहती है कि इतनी चीज़ें आपने इसको इंपोर्ट करनी, इतनी आपने इसको ख़रीदना, इतना सेल करना है, उतनी ही जो है वो करनी पड़ती है। अगर कोई इंपोर्टर ज़्यादा लेगा तो उस पर फिर क्या होगा, फ़ाइन होगा, ठीक है। तो मतलब क्या कि गवर्नमेंट की तरफ से जो शुगर की इंपोर्ट होती है उस पर एक लिमिट लगाई जाती है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जो हमारे पास लिखा हुआ है, द वर्ल्ड प्राइस ऑफ शुगर हैज़ बीन एज लो एज 4 सेंट्स पर पाउंड। वो कहते हैं कि जो वर्ल्ड प्राइस ऑफ शुगर है, शुगर की जो वर्ल्ड प्राइस है दुनिया में जो इसकी प्राइस है वो हैज़ बीन लो हुई एज 4% पर पाउंड, ठीक है। वाइल इन द यूएस, जबकि वो कहते हैं कि यूएस में द प्राइस हैज़ बीन 20 से 25 सेंट पर पाउंड लो हुई है, ठीक है। बाकी दुनिया में 4 सेंट पर पाउंड लो हुई है, लेकिन यूएस में जो है वो 20 से 25 सेंट जो है वो पर पाउंड लो हो गई है। ये जो है वो एमसीक्यूज़ के हवाले से इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। द इम्पैक्ट ऑफ अ रिस्ट्रिक्टेड मार्केट 1997, यूएस प्रोडक्शन कितनी हुई है, 15.6 बिलियन पाउंड्स। यूएस कंजम्पशन 21.1 बिलियन पाउंड्स। यूएस की प्राइस कितनी, 22 सेंट्स पर पाउंड। वर्ल्ड प्राइस जबकि कितनी है, 11 सेंट्स पर पाउंड है, ठीक है, ये देख लीजिएगा। इसके बाद शुगर कोटा इन 1997 में दिखाई गई है। द कॉस्ट ऑफ द कोटा टू कंज्यूमर्स वाज A+B+C+D आर $2.4 बी। द गेन टू प्रोड्यूसर्स वाज एरिया ए से AR $1 बी। तो ये आप जो है वो देख सकते हैं, क्वांटिटी बिलियंस ऑफ पाउंड्स है, प्राइस है हमारे पास है। ये शुगर सप्लाई हो रही है, ये शुगर की डिमांडेड है इन यूएस में, यूएस लिखा हुआ है साथ में, ठीक है। तो ये कुछ क्वांटिटीज़ दी गई है, यहाँ पे प्राइसेस हैं, ठीक है। और ये पाउंड्स जो हमारे पास ऑल वर्ल्ड की बात हो रही है, 11 जो है वो सेंट पर पाउंड हुई थी हमारे ऑल वर्ल्ड में, और जबकि यूएस में जो है वो 21.9 जो है वो पाउंड पर पाउंड हुई थी। इसके बाद यहाँ पे भी वही चीज़ें आई हैं, देख सकते हैं आप। इसके बाद जो है वो द इम्पैक्ट ऑफ अ टैक्स और सब्सिडी क्या होता है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो टैक्स है उस पर क्या इम्पैक्ट होगा, जो सब्सिडी है उस पर क्या इम्पैक्ट होगा, इनका हमें सबसे पहले इम्पैक्ट मालूम होना चाहिए। चलिए मैं सबसे पहले जो है वो स्टूडेंट्स आपको टैक्स का इम्पैक्ट बताऊँगी। इसमें स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होगा, जो हमारे पास प्राइस है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। टैक्स में प्राइस क्या होगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। और जो डिमांड है वो रिड्यूस यानी कि डिक्रीज़ हो जाएगी।
और उसके बाद इसमें सप्लाई जो है वो भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी, और इसका जो रिवेन्यू है वो क्या होगा, जनरेट होगा, यानी कि इंक्रीज़ हो जाएगा। समझ आ गई। अब देखिए आपके सामने मैंने लिखा हुआ टैक्स का इम्पैक्ट, प्राइस इंक्रीज़ होगी, डिमांड डिक्रीज़, सप्लाई डिक्रीज़, और रिवेन्यू जनरेट होगा यानी कि इंक्रीज़ हो जाएगा। ये था हमारे पास टैक्स का इम्पैक्ट। अब जो है वो हम सब्सिडी का इम्पैक्ट देख लेते हैं कि सब्सिडी का इम्पैक्ट क्या होता है। इसके थोड़ा अपोजिट होगा, ठीक है। जैसे कि जो प्राइस है इसमें वो डिक्रीज़ हो जाएगी, और डिमांड जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, सप्लाई इंक्रीज़ हो जाएगी, और जो हमारे पास रिवेन्यू है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा, यानी कि डिक्रीज़ हो जाएगा, यानी कि रिड्यूस हो जाएगा। जबकि हमारे पास टैक्स में प्राइस इंक्रीज़ थी, डिमांड और सप्लाई डिक्रीज़ थे, और रिवेन्यू इंक्रीज़ था, जबकि इसमें अपोजिट है सब्सिडी में। क्लियर। इसके बाद यहाँ पे आप देखिए, द बर्डन ऑफ अ टैक्स आर द बेनिफिट ऑफ अ सब्सिडी फॉल्स पार्शली ऑन द कंज्यूमर एंड पार्शली ऑन द प्रोड्यूसर। वो कहते हैं कि जो जो टैक्स का बर्डन है, या फिर आप ये कह लें कि जो सब्सिडी का जो बेनिफिट होता है वो जो है वो पार्शली किस पर जो है वो बोझ होता है, किस पर जो है वो इफेक्ट पड़ेगा, कंज्यूमर पर, और पार्शली ऑन द प्रोड्यूसर। इन टैक्स का बर्डन जो है वो कंज्यूमर और प्रोड्यूसर इन दोनों पर जो है वो इफेक्ट करेगा। इसके बाद वी विल कंसीडर अ स्पेसिफिक टैक्स, हम जो है वो यहाँ पे एक स्पेसिफिक टैक्स लेंगे, विच इज़ अ टैक्स ऑफ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी पर यूनिट सोल्ड थी। इंसिडेंस ऑफ अ स्पेसिफिक टैक्स दिखाया हुआ है। यहाँ पे हमारे पास जो है वो स्टूडेंट सप्लाई है, डिमांड आप देख रहे हैं, ये क्वांटिटी आ गई, ये हमारे पास प्राइसेस आ गई है। बायर्स लूज A+B एंड सेलर्स लूज D+D। देखिए जो बायर्स हैं, जो ख़रीदने वाले हैं, उनको जो लूज़ हुआ है, नुकसान हुआ है, वो A+B हुआ है, ठीक है। ये वाला A और A+B हो गया। जबकि सेलर्स हैं उनको C+D का नुकसान हुआ है। एंड द गवर्नमेंट जो है वो उसने अर्न्स किया A+D इन रिवेन्यू। उसने क्या जो है वो रिवेन्यू जनरेट किया है, A+D को जनरेट किया है। द डेड वेजेड लूज इज जो डेड वेट है वो लॉस होगा इस B+C। ठीक हो गया। देन हमारे पास आ जाते हैं यहाँ पे 4 कंडीशंस दैट मस्ट बी सेटिस्फाइड आफ्टर द टैक्स इज़ इन प्लेस। ये कहते हैं कि जो हमारे पास 4 ऐसी कंडीशंस है जो कि सेटिस्फाई करती है टैक्स प्लेस में, ठीक है। अब वो कौन कौन सी, एक तो सबसे पहले ये होना चाहिए कि क्वांटिटी सोल्ड हो, जो क्वांटिटी को सोल्ड किया गया है, और एंड पीबी जो है वो मस्ट बी ऑन द डिमांड लाइन पर हो। सोल्ड क्वांटिटी और पीबी जो है वो उन दोनों को एक ही लाइन पर जो है वो होना चाहिए, चाहे वो जो सोल्ड हुई है वो और जो डिमांड लाइन है, ठीक है। जैसे कि हमारे पास Q(D) इज इक्वल टू Q(D) PB। इसके बाद क्वांटिटी सोल्ड एंड प्राइस जो सप्लाई है PS मस्ट बी ऑन द सप्लाई लाइन पर होने चाहिए, यानी जो क्वांटिटी सोल्ड है और सप्लाई लाइन पर होनी चाहिए, और QS इज इक्वल टू QS PS आ जाएगा। देन हमारे पास QS इज इक्वल टू Q2, यानी कि आपको पता क्वांटिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ सप्लाई के इक्वल होनी चाहिए। चौथी बात जो है वो PB माइनस PS बराबर होना चाहिए टैक्स के। ये 4 कंडीशंस इंपॉर्टेंट है, आपने इसको कर लेनी है। देन हमारे पास आ जाते हैं, हमारे पास इम्पैक्ट ऑफ अ टैक्स डिपेंड्स ऑन इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। के इम्पैक्ट ऑफ टैक्स डिपेंड्स ऑन इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई डिमांड क्या होगी। देखिए हमारे पास ये क्वांटिटी दिखाई गई है, बायर्स ऑन बर्डन ऑन बायर्स है, और ये बर्डन ऑन सेलर पर, ये प्राइस आ गई। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास डिमांड जब बढ़ती है तो सप्लाई हमारे पास क्या हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे देखें जब सप्लाई ज़्यादा हो रही है, डिमांड हमारे पास क्या हो रही है, कम हो रही है। तो ये थोड़ा सा इसका अपोजिट है, पर बाकी चीज़ें वो सेम है। द इम्पैक्ट ऑफ अ टैक्स आर सब्सिडी। यहाँ पे जो पास थ्रो फ्रैक्शन है ये आपने इंपॉर्टेंट है MCQ के बारे से। ये ES माइनस ED कर लेना है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई माइनस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो फॉर एग्जाम्पल वो कहते हैं कि व्हेन डिमांड इज परफेक्टली इन इलास्टिक ED इज इक्वल टू 0। जब भी हमारे पास परफेक्टली इन इलास्टिक ED इज इक्वल टू 0 हो जाए डिमांड, तो वहाँ पे द पास थ्रू फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, एंड ऑल द टैक्स इज बोर्न बाय द कंज्यूमर। इसके बाद एक ये चीज़ आ जाती है कि अ सब्सिडी कैन बी एनालाइज्ड इज मच द सेम वे एज अ टैक्स, इट कैन बी ट्रीटेड एज नेगेटिव टैक्स। वो कहते हैं कि जो हमारे पास सब्सिडी है वो सेम होगी, टैक्स की तरह ही होगी, और इसको ये ट्रीट करेगा नेगेटिव टैक्स को। द सेलर्स प्राइस एक्सीड्स द बायर्स प्राइस। यहाँ पे वही सब्सिडी का दिखाया गया है। एंड देन आप आ जाए नीचे, ये देख सकते हैं आप
एस इज इक्वल टू पी एस माइनस पी बी आ जाएगा। और द बेनिफिट ऑफ द सब्सिडी डिपेंड्स करेगी हमारे पास ई डी बाई ई एस के, डिमांड यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बाई इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। वो कहते हैं कि अगर इफ़ द रेशो इज स्मॉल, इफ़ द रेशो अगर हमारे पास स्मॉल हो जाए तो मोस्ट ऑफ द बेनिफिट अकर्स टू द कंज्यूमर, तो कंज्यूमर को बहुत ज़्यादा इसमें बेनिफिट गेट होगा अगर रेशो हमारी स्मॉल में आ जाए, ये वाली, ठीक है। अगर वो कहते हैं कि रेशो हमारे पास लार्ज हो जाए तो हमारे पास जो बेनिफिट होगा ज़्यादा वो किसको होगा, प्रोड्यूसर को होगा, ठीक हो गया। एंड देन हमारे पास आ जाता है इम्पैक्ट ऑफ $0.50 गैसोलाइन टैक्स। चलिए जी, ये आप इसको जो है वो स्किप कर सकते हैं, इनको ना स्किप कर दें दोनों को। तो ये जो स्टूडेंट्स आपका लेसन नंबर 29 था, आई होप सो आपको इसकी जो है वो समझ आ गई कि ज़्यादा इसमें चीज़ें नहीं थी, जो है वो कंसेप्चुअल चीज़ें नहीं थी। जो चीज़ें याद करने वाली ये मैंने हाईलाइटेड की हुई है क्विज़ के हवाले से भी, और शॉर्ट लॉन्ग जो भी होगा वो, बाकी मैं आपको जो इसकी तमाम चीज़ें बताऊँगी वो लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन वीडियो में बताऊँगी। जस्ट आपको लेक्चर्स में जो है वो मैं आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊँगी। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।